हेलो, मेरा नाम नीरज रॉय है। मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ और मैं बायो से एमएससी कर चुका हूँ और मेरा नीट के लिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का है। ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अगर हम हर साल नीट का क्वेश्चन देखें तो उसमें एवरी ईयर्स इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि मैंने बताया, इस चैप्टर से हर साल नीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारी बॉडी के अवेयरनेस के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब हम बात करें मेटाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हम उसे बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो कि आपके बॉडी को मेंटेन करे, जो कि आपको लिविंग रखने में हेल्प करे, उन सभी प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। These all are metabolic process because these all process help to maintain our body। और अगर हम दूसरे वर्ड में मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये भी बोल सकते हैं द सम ऑफ टोटल रिएक्शन ओकर इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उन सभी रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और ये सारे ही रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने में हेल्प करते हैं। उसी में से एक प्रोसेस है डाइजेशन। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन के बिना हमारे बॉडी का ना ग्रोथ हो सकता है, ना डेवलपमेंट हो सकता है, ना एनर्जी मिल सकती है। इसलिए डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि हमें लिविंग रखने में हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग डाइजेशन। अगर हम बात करें डाइजेशन की तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन हम करते किसका है। तो डाइजेशन हम करते हैं फूड पार्टिकल्स का। किसका करते हैं? फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, अब फूड पार्टिकल्स क्या होता है? तो फूड पार्टिकल्स मतलब हो गया कि जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कि लिपिड हो गया। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है या एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे फूड्स में पाए जाते हैं जो कि हमें बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं, बहुत सारे हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फूड हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है? फूड हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। फूड हेल्प इन द growth and development of our body. Food help us to prevent infection from other microorganisms। तो ये सारी चीजें हमें फूड से प्राप्त होती है ताकि हम फूड के कारण इन्फेक्शन से दूर रह सके, फूड के कारण बॉडी का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो पहले हम लोग फूड पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पर जाएंगे। फूड क्या है? इट इज अ
फूड क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड that we obtain from plants and animal sources. ठीक है, तो फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें या तो प्लांट सोर्स से मिलता है या फिर एनिमल सोर्स से मिलता है। ठीक है, इसी दो सोर्स से हमें फूड जो है वो प्राप्त होता है। अब फूड की हमें जरूरत क्यों है? ठीक है, तो फूड की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और दूसरा क्या मेजर फंक्शन है फूड का? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, फूड का दो मेजर फंक्शन है। पहला कि ये बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और दूसरा फूड हमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये फूड के दो मेजर फंक्शन है। अब अगर हम फूड लेते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप का फूड लेने की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, तो अब हमें कैसा फूड लेने की जरूरत है? तो हमें ये फूड का दो मेजर फंक्शन है जो कि बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और दूसरा कि ये हमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कैसे करता है? तो अगर हम डिफरेंट टाइप का फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप का विटामिन जाता है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप का मिनरल्स जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड रहेगा तो हम डिफरेंट टाइप के डिजीज से ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फूड के अंदर किस टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं और क्या किस टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो फूड के अंदर अगर हम कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो फूड के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। के अंदर अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो फूड के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, एक ये कंपोनेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है फूड के अंदर वो है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, एक प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड और दूसरा है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड है ये हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट है, और जो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड है ये हमारे फूड का माइनर कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड की, तो ये किस चीज में हेल्प करता है? तो जो ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड है ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड की, तो प्रोटेक्टिव जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड हमें हेल्प करता है, इट helps to fight against infection or to prevent against different types of disease। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा
कि फूड के अंदर कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड और दूसरा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड क्या कर रहा है, इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, एंड प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और टू प्रिवेंट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, अब अगर हम बात करें फूड के कंपोनेंट की, तो आप जानते हो कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से, फूड के कंपोनेंट है जैसे लिपिड हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे विटामिन्स हो गए, जैसे मिनरल्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे हमारे फूड के कंपोनेंट है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, इसमें से जो लिपिड है, इसमें से जो प्रोटीन है और इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट हमारे फूड के प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड है, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और दो जो कंपोनेंट है जैसे कि विटामिन हो गया, जैसे कि मिनरल्स हो गया, ये हमारे फूड के प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड है, क्योंकि ये हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड में हम एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड में हम लिख सकते हैं एग्जांपल जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, तो ये हमारे फूड का कंपोनेंट्स हो गए। अब जैसे कि हम लोग हमारे पास फूड तो डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है, जो कि हम ले सकते हैं, लेकिन वो कौन सा फूड है जिसे लेने से हमें अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड भी मिल जाता है और प्रोडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड भी मिल जाता है, और जिसको लेने से, जिसको इंजेस्ट करने से हमें किसी प्रकार का डिजीज भी नहीं होता है, तो उस फूड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो अब बैलेंस डाइट क्या होता है, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौन सा डाइट लेने से हमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और हम डिफरेंट टाइप के डिजीज से प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। तो उस डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट हम उस डाइट को बोलते हैं जिसके अंदर सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, और बिल्कुल सही अमाउंट में होते हैं। उस डाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, यानी ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो और बिल्कुल सही मात्रा में हो, उस आहार को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। तो हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, द diet that contains all types of nutrients in right quantity The diet that contains all types of nutrients in right quantity is called balanced diet। ठीक है, तो हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हमें अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड भी मिल जाए और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड भी मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग फूड पर इतना चर्चा कर लिए हैं, तो आखिर हम लोग बात करते हैं कि जो फूड है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटीन, बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? लिपिड, बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, तो ये सारे वो कंपोनेंट है जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सारे
कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे डाइट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट हुआ है जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और कुछ कंपोनेंट्स वो है जो कि हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम लोग फंक्शन जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है हमारे डाइट में। प्रोटीन लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, लिपिड लेने से क्या फ़ायदा होगा, विटामिन लेने से क्या फ़ायदा होगा, और मिनरल्स लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम ये चैप्टर डाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम डाइजेशन करते हैं किसका है, फूड का। तो इसलिए पहले हम फूड के बारे में जान रहे हैं, और आखिर डाइजेशन करने की ज़रूरत ही क्यों है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम फूड जान लेते हैं, फूड क्या होता है। इधर हो गया फूड कंपोनेंट, और इधर हो गया उसका फंक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। इससे हमें एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी का यूज़ हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए करते हैं या अपने डिफरेंट वर्क के लिए करते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे फूड का वो है प्रोटीन। वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन है, ये जो कंपोनेंट है प्रोटीन, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एंड टू मेकिंग या फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोटीन। फॉर एग्जांपल जिस हार्मोन में हेल्प करता है, इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है। तीसरा जो कंपोनेंट है हमारे फूड का वो है लिपिड। ठीक है। ये जो लिपिड है कंपोनेंट, ठीक है, ये इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। ये हमारे बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि हम लोग एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। तो जो फैट है, जो लिपिड है, ये हमारे बॉडी को वार्म, गर्म रखने में हेल्प करता है। एंड इट आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सम हार्मोन्स, और इसका भी यूज कुछ हार्मोन्स को बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एंड्रोजन, ठीक है। तो एंड्रोजन एक हार्मोन है जो कि लिपिड से बना होता है, जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे फूड का, जो कि फोर्थ कंपोनेंट है, वो था विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स इसका फंक्शन है, क्योंकि हमारे फूड का प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड है, ठीक है। तो जो विटामिन्स है ये प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ये हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विटामिन ए, जो कि हमें ज़ेरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्ट करता है। बात करें विटामिन B1 जो कि हमें बेरी से बचाता है। बात करें विटामिन सी जो कि हमें स्कर्वी से बचाता है। बात करें अगर विटामिन डी जो कि हमें रिकेट से बचाता है या ऑस्टियोमलेशिया से बचाता है। बात करें विटामिन ई जो कि हमें रिप्रोडक्टिव फेलियर से बचाता है, डिफरेंट टाइप के स्किन डिजीज से बचाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें विटामिन के, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर हमें कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करता है, ताकि जो ब्लड लॉस है वो रुक सके, ठीक है।
तो हम लोगों ने भी जाना कि विटामिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज से बचा रहा है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि विटामिन ए किससे बचाता है, ज़ैरोथैल्मिया, ठीक है। जैसे कि विटामिन सी किससे बचाता है, स्कर्वी। जैसे कि विटामिन डी जो कि हमें किससे बचाता है, रिकेट्स। ये सब की चर्चा हम करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में। तो वहां पर हम लोग सभी विटामिन का डेफिशिएंसी डिजीज की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विटामिन हो गया। अब अगला जो और लास्ट जो कंपोनेंट है हमारे फूड का वो है मिनरल्स। वो क्या है, मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स, अगर हम बात करें मिनरल्स क्या होते हैं, तो आयंस, जैसे कि हमारे फूड के अंदर सोडियम आयन होता है, जैसे कि हमारे फूड के अंदर पोटेशियम आयन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे फूड के अंदर क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। ये सब कुछ आयंस है जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। और जैसे कि आयोडीन आयन होता है, आयोडीन होता है। तो ये कुछ आयंस है जो कि हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट टाइप के डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम चर्चा करते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एक हार्मोन है जो कि हमें किससे बचाता है, जो कि हमें बचाता है ग्वाइटर्स, ये गालोस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया फूड कंपोनेंट और उसका फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, विटामिन के बारे में और मिनरल्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है डाइजेशन, ठीक। डाइजेशन, तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। अब आखिर डाइजेशन की जरूरत ही क्यों है, हम फूड ले रहे हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो डाइजेशन की जरूरत क्या है। तो डाइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो डाइजेशन है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो फूड हम लेते हैं, वो फूड कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारी बॉडी सिर्फ सिंपल सॉल्युबल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन आफ्टर डाइजेशन होने के बाद जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाता है अमाइनो एसिड में, इसमें चेंज हो जाता है अमाइनो एसिड में, और ये एक सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म है, ठीक है। और फिर हमारी बॉडी इस अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करके और जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की जिस प्रोटीन की, उसमें इसको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए हमें डाइजेशन की जरूरत है। किस लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो डाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करती है ताकि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। डाइजेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक process, it is a metabolic process in which breakdown of complex insoluble organic compound into simple soluble form, simple soluble and absorbable form, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें
जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, फूड। जैसे कि मैंने बोला था कि फूड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी फूड का ब्रेक डाउन होता है, यानी फूड को तोड़ा जाता है, किसमें, सिंपल, सॉल्युबल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म। क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है उसको, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और उससे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट को इनटेक कर सके। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पर हुआ डाइजेशन, यहाँ पर हुआ डाइजेशन और ये चेंज हो गया सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ये चेंज होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तोड़ा गया, और जब फूड को तोड़ दिया गया तो किसमें चेंज हो गया, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि डाइजेशन करते किसका करते हैं, फूड का करते हैं। तो पहले हम लोगों ने फूड के बारे में जाना कि फूड क्या होता है, फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन, कि फूड को तोड़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि फूड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए उसको तोड़ करके सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया गया, ताकि बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जा सके और उसे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट को इनटेक किया जा सके। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा, ये जो कि एक प्रोसेस है, और कौन सा प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है उसको करवाने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना सिस्टम के उस प्रोसेस को डन नहीं करवाया जा सकता। तो डाइजेशन के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है, और उस स्पेशल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। उससे पहले डाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो एक एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे पहले भी मैंने चर्चा की, डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और प्रोटीन किस में चेंज हो गया, अमाइनो एसिड में। किस में चेंज हो गया, अमाइनो एसिड में। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, डाइजेशन के बाद किस फॉर्म में चेंज हो गया, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, जो कि अमीनो एसिड हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, स्टार्च किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है, तो इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल के बाद अगर हम तीसरा एग्जाम्पल जाने, जैसे कि लिपिड। ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और लिपिड डाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है फैटी एसिड में। किसमें, फैटी एसिड में, और प्लस ग्लिसरॉल, जो कि सिंपल फॉर्म है और हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर डाइजेशन क्या होता है, कि बेसिकली इसमें समझ में क्या आया कि डाइजेशन एक ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, ताकि बॉडी को उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हो गया, क्योंकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, अमाइनो एसिड सिंपल फॉर्म है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में चेंज हो गया, जो कि सिंपल फॉर्म है। लिपिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, चेंज हो गया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, जो कि सिंपल फॉर्म है। इन सबको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, और इन सबको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर लाइफ प्रोसेस के लिए, क्योंकि डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, तो हर लाइफ प्रोसेस के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार से जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की, तो डाइजेशन के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत होती है, और उस सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक एलिमेंट्री कैनाल,
और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड या एक्सेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 2 चीजों से, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जैसे कि कैनाल से पता चल रहा है रास्ता। ठीक है, कैनाल का मतलब यहाँ पर एक ट्यूब है, वो ट्यूब जो कि माउथ से लेकर के एनस तक है, जिससे फूड होकर के गुजरता है, प्रोसेस होता है, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर हम ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है 8 से 10 मीटर, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि चर्चा करते हैं ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक, तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ऊपर जो ऑर्गन होता है वो माउथ है, इस तरीके से। ठीक है, माउथ के बाद है फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स के बाद है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद है स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये है ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब वो रास्ता जहां से फूड होकर के गुजरेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो जहाँ से माउथ से जाएगा फेरिंक्स में, फेरिंक्स ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम और फिर एनस। तो ये पूरा रास्ता जिससे फूड होकर के गुजरेगा, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। इट वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, लेकिन ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला ऑर्गन होता है वो क्या होगा? माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, या इसी को हम लोग बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है? फेरिंक्स में। ठीक है, फेरिंक्स के बाद फूड कहाँ जाता है? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस इज अ कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टमक। माउथ, मुंह और स्टमक यानी पेट, अमाशय के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको ओइसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। क्या बोलते हैं इसको? फूड पाइप। ठीक है, ओइसोफेगस के बाद अगला जो एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन है वो है स्टमक, पेट, जहां पर फूड 4 से 5 घंटे के लिए रहता है। स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर हम बात करें हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई की 8 से 10 मीटर की, तो उसमें सिर्फ इंटेस्टाइन की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 6 से 8 मीटर। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला जो फूड जो अगले जिस ऑर्गन में जाता है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर होता है, और रेक्टम के बाद लास्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, माउथ इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंटीरियर ओपनिंग मतलब पहला ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल का, और जो एनएस है वो पोस्टीरियर ओपनिंग है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये वो रास्ता है जहां से फूड गुजरता है और डिफरेंट टाइप के केमिकल से इंटरेक्ट होता है, जो कि उसको डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्लैंड हैं, ठीक है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिनसे निकलने वाला सिक्रीशन फूड को डिफरेंट तरीके से डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहला ग्लैंड हम लोग बात करते हैं जो कि माउथ कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और उस ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये 3 पेयर होता है इसका। ठीक है, एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और एक पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी हमारे जॉ के नीचे होता है, सबलिंगुअल हमारे जीभ के नीचे होता है, और पैरोटिड हमारे चिक पर होता है, और ये पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो कि हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे।
सलेवरी ग्लैंड के बाद दूसरा जो ग्लैंड है जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, ओरल कैविटी के बाद फेरेनिक्स में कोई ग्लैंड नहीं होता है, ओइसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता है, उसके बाद स्टमक में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो ये ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होता है जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद स्टमक के बाद जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड होता है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिवर क्यून। ठीक है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं होता है, रेक्टम में कोई ग्लैंड नहीं होता है, एनस में कोई ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा भी दो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिनका फूड के डाइजेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बिना फूड का डाइजेशन संभव नहीं है। जैसे एक है लीवर और एक है पैनक्रियास। लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि दो चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। और ये क्या है? ये एक रास्ता है जहां से फूड होकर के गुजरता है, जिसका सबसे पहला पार्ट है माउथ कैविटी, सबसे पहला लास्ट पार्ट है एनस, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जिससे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स निकलते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं जो कि फूड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो कि नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को नीचे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।